ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमने देखा था, जनरल लेजर देखा था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हमने देखा था, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हमने देखा था, MIS के बारे में हमने देखा था, और AIS और MIS के दरमियान में जो फर्क है, जो डिस्टिंक्शन है, हमने इसको भी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया था। आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर वी विल एन AIS मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ द AIS मॉडल, AIS के मॉडल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एंड यूजर किसको कहते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे होती है, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, डाटे के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां से डाटा कलेक्शन होनी है, डाटा किन किन सोर्सेज से कलेक्ट हो सकता है, ये भी सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो आखिरी फेज होता है वो उसके अंदर फीडबैक होता है। जब आप प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं या नेट के ऊपर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं, तो वहां पर फीडबैक का फॉर्म बना होता है। कुछ वेबसाइट्स जो हैं, जैसे ही आप कुछ चीज बाइंग या सेलिंग करके करते हैं, उसके ऊपर तो कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं किसी वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो आपको फीडबैक का आपके सर्वे भी आपको देते हैं कि आप ये हमारे लिए 2 मिनट का सर्वे है, वो आप फिलअप करें। उस सर्वे के अंदर उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में पूछा, आपकी फीडबैक लेते हैं ताकि वो उस फीडबैक के जरिए जो है वो अपनी चीज़ों को मजीद इम्प्रूव कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक्विजिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये काफी डिटेल में चीजें हैं सारी। इन दी फिगर 1, ये पीछे हमने पहले लेक्चर्स के अंदर जो फिगर 1 देखी थी, इसके अंदर जनरल मॉडल है, डिस्क्राइब होता है। इसके अंदर फॉर AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मे बी कंसीडर्ड फॉर मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हिसाब से जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात बताई थी कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनके अंदर एक AISP है। जिस तरह MIS है, इस तरह AISP है। तो इसके जो AIS के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके मेन चीजें हैं AIS की, वो हमारे पास डाटा सोर्स, एंड यूजर, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन जनरेशन। एंड यूजर किसको कहते हैं? एंड यूजर उसको कहते हैं जो सिस्टम को यूज कर रहा होता है, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रहा होगा, उसको हम एंड यूजर कहते हैं। वो भला वर्कर है, वो मैनेजमेंट की सीट के ऊपर है, या वो एग्जेक्टिव लेवल की सीट के ऊपर है, जो बंदा भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेगा उसको हम एंड यूजर कहते हैं। डाटा कलेक्शन और डाटा सोर्सिंग, ये इंटरचेंजेबल किस्म के ये दोनों टॉपिक्स हैं, लेकिन डाटा कलेक्शन से पहले डाटा सोर्सिंग आती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके डाटे का सोर्स ठीक नहीं है, अगर आपका डाटा ठीक नहीं है, तो आपकी डाटा कलेक्शन भी गलत होगी। और अगर ये गलत होती है तो फिर आपकी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग तो रूटीन में होगी, लेकिन वो प्रोसेसिंग ठीक नहीं होगी,
और ना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका डाटा सही तरह स्टोर होगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपके पास डाटा स्टोर होके प्रोसेस होके आपके पास रिपोर्ट्स की शक्ल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इंफॉर्मेशन जनरेशन जो है वो आपके पास जब डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है तो फिर हम वहां से डेटाबेस से ही अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जनरल मॉडल ऑफ एईएस ये फिगर है। ये आपके पास एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक मॉडल दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा, ये आपके पास, और एक्सटर्नल यूजर। एक तरफ से डाटा इन हो रहा है और दूसरी तरफ से आपके पास डाटा आउट हो रहा है। और ये इन दोनों की चीजों के दरमियान में जो चीज है वो आपके पास जो नजर आ रही है वो आपके पास है फीडबैक। फीडबैक अभी मैं आपको समझा के हटा हूं कि जब भी कोई चीज बन जाती है, जब भी कोई चीज फाइनल हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो ज्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं, वो आपको उस सिस्टम के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी राय देते हैं ताकि आप उस सिस्टम को, उस चीज को मजीद इम्प्रूव कर सकें। एक्सटर्नल सोर्स जो है, यहाँ से बाहर से जो है वो आपके पास डाटा आएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो पेमेंट्स हैं या चेक्स हैं या इन्वेंट्री है, जो भी है, वो आपके पास यहाँ से वो डाटा आ रहा है। और यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो आपके पास डाटा कलेक्शन की है। डाटा कलेक्शन के अंदर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो यहाँ एक्सटर्नल सोर्स से डाटा आ रहा है और दूसरा आपके पास जो डाटा आ रहा है वो आपके पास इंटरनल सोर्स से है। एक्सटर्नल सोर्स बाहर से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, सॉरी डाटा आपको बाहर से जो मिल रहा है वो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आएगा। कुछ डाटा आपके पास इंटरनल सोर्सेज से भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। तो वो जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी, दोनों जानब से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सटर्नल सोर्स से भी मिल जाएगी और आपको इंटरनल सोर्स से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो फिर अगला स्टेप जो है वो इस चीज की प्रोसेसिंग का है। हमेशा जब डाटा कलेक्शन हो गई आपके पास, वो दो डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनल और एक्सटर्नल, जब डाटा कलेक्शन होगी तो उसके बाद अगला स्टेप डाटा प्रोसेसिंग का है। डाटा प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? हम उस डाटे के ऊपर मुख्तलफ मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिकल, हम इसके ऊपर मुख्तलफ इक्वेशंस और मुख्तलफ फार्मूलास हम इस डाटे के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम मुख्तलफ स्टेटिस्टिकल और इसके ऊपर आप अकाउंटिंग के जो फार्मूलाज हैं, अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंटिंग के जो आपके पास चीजें हैं, वो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो मैथमेटिकल चीजें हैं, वो स्टेटिस्टिकल चीजें हैं, जब आप डाटे के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो उसके बाद वो जो आपको चीज मिलेगी उसको हम स्टोर करेंगे डेटाबेस यहाँ पर इसके अंदर, ताकि डेटाबेस के अंदर आपके पास चीज परमानेंटली तौर के ऊपर मुस्तकलन चीज आपकी डेटाबेस के अंदर महफूज हो जाए। डेटाबेस के अंदर अब आप नीचे देख रहे होंगे कि आपके पास डबल एरो का निशान आ रहा है, यानी डेटाबेस से चीज डाटा प्रोसेसिंग की तरफ भी आ रही है और डाटा प्रोसेसिंग से चीज
डेटाबेस की तरफ भी जा रही है। ये ऐसा क्यों है? ये डबल साइडेड क्यों है? ये जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, ये डबल साइडेड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो डबल साइडेड आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि टू वे ट्रैफिक चलेगी। ये टू वे ट्रैफिक जो चलनी है, इसका मकसद हमारे पास क्या है इस टू वे का? क्योंकि कुछ चीजें जब हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा चीजें, कुछ वैल्यूज को, कुछ इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस से भी रिट्रीव करेंगे, वहां से हासिल करेंगे। कुछ चीजें हमें डाटा कलेक्शन के थ्रू मिल रही हैं और कुछ चीजें हमें डेटाबेस से भी मिल रही हैं। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जो हम काम करेंगे, वो हमारे पास है चीज डाटा प्रोसेसिंग का। डाटा प्रोसेसिंग जब हो जाती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्चुअल चीज जो हमने रिफाइन करनी है वो हमने रिफाइन कर ली। रिफाइनमेंट के बाद उस चीज को हम डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर हम उसको स्टोर कर लेंगे। जाहिर बात है, जब डाटा प्रोसेसिंग के बाद ये एक बेसिक साइकिल है कि डाटा है, इनपुट है, ये हमारे पास डाटा जो है ये हमारे पास एज ए इनपुट के ऊपर काम कर रहा है। ये हमारे पास इनपुट है। यहाँ पर ये जो डाटा कलेक्शन है, ये हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास इनपुट है। और इनपुट जो आ रही है ये हमारे पास दो सोर्सेज से आ रही है। एक्सटर्नल सोर्स से भी इनपुट आ रही है हमारे पास, और हमारे पास इंटरनल सोर्स से भी इनपुट आ रही है। तो ये दो चीजें मिला के जो है वो चीज बनती है, उसे हम कहते हैं इनपुट। और इनपुट के बाद इनपुट जब प्रोसेस हो जाती है तो हमें दूसरे अल्फाज के अंदर मिलता है आउटपुट। और डाटा प्रोसेसिंग के बाद, जब भी डाटा प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें जो चीज मिलती है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन जब जनरेट हो जाएगी, तो इंफॉर्मेशन जनरेट होने के बाद ये एक्सटर्नल यूजर को भेज दी जाएगी। जो भी यूजर होगा, वो इंटरनल यूजर भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हमारे पास एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। इंटरनल यूजर से क्या मुराद है? जो यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो हम उनको इंटरनल यूजर, एंड यूजर कहेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर से बैठे हुए रिमोटली सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों यूजर जो हैं ये लेजिटिमेट यूजर्स हैं इसी सिस्टम के। लेकिन एक यूजर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बैठ के उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, और एक यूजर जो है वो एक्सटर्नल यूजर है जो कि सिस्टम को बाहर से बैठा ऑपरेट कर रहा है। ये उसको इंफॉर्मेशन जा रही है आपके पास। अब यहाँ पर देखें, इंफॉर्मेशन जब जनरेट होगी तो इंटरनल यूजर के पास आ जाएगी, और यहाँ से इंटरनल यूजर जो है वो अपनी फीडबैक देगा इस चीज को। यहाँ पर फीडबैक देगा अपनी, इसके ऊपर इनपुट देगा। अगर वो चीज ठीक है, ये भी बात ज़हन के अंदर रखें कि इंफॉर्मेशन भी एज अ डाटा यूज होती है। मसलन 2+2 4। अब इस 4 को आप जब आगे मजीद ऐड करेंगे, 4+2 = 6। अब 4 जो है, पहले 2+2 का इंफॉर्मेशन थी, 2+2 को प्रोसेस किया तो हमें जवाब मिला 4। अब 4 जो है जब अगले 2 के साथ प्लस होगा तो वो एज ए डाटा प्लस होगा। जब वो 2+2 4 जो है, जब जवाब है वो एज ए इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब वो आगे प्रोसेस होगा, मजीद उसके ऊपर काम होगा, तो वो एज ए डाटा भी काम कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है आपके पास, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास एज ए फीडबैक और यहाँ पर एज ए डाटे के तौर के ऊपर भी काम कर रही है। और ये यहाँ पर भी एक्सटर्नल यूजर है, ये भी अपनी फीडबैक दे रहा है, और इंटरनल यूजर भी फीडबैक दे रहा है।
इन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है ये एज ए इनपुट भी इस्तेमाल हो सकती है, ये लाजमी नहीं है, ये चीज है। अब आप देखते हैं अकाउंट्स के अंदर आप जर्नल जर्नल बनाते हैं, जर्नल जर्नल से आप लेजर बनाते हैं, जब लेजर बनते हैं तो लेजर जर्नल जर्नल की जो है वो आउटपुट है। लेजर जो है वो एज ए इनपुट भी इस्तेमाल होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस जो है वो एज आउटपुट आ गई, और वो आगे बैलेंस शीट जो है वो उसके लिए एज ए इनपुट इस्तेमाल होगा। तो ये इस तरह जो चीज इंफॉर्मेशन आ रही है, आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट जो है वो आपके पास एज ए इंफॉर्मेशन भी यूज हो रही होती है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये आपके पास वेरी सिंपल मॉडल है। एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के टू जनरल ग्रुप्स ऑफ एंड यूजर्स हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर से क्या मुराद है? क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर एजेंसीज हैं, ये टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये सप्लायर्स हैं, ये कस्टमर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशनल यूजर्स हैं, बैंक्स हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे होते हैं। जो बैंक्स के साथ जब आप डील करेंगे, रेवेन्यू सर्विसेज के साथ, आप टैक्स रिटर्न्स के साथ, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह डील करेंगे, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल ही है ना, ये कोई इंटरनल तो है कोई नहीं। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं या जो सप्लायर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे के सारे आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इंटरनल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर से मुराद जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हैं, वो आपके पास इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। इंटरनल यूजर इंक्लूड्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल पर्सोनल्स हैं, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास इंटरनल यूजर्स के अंदर काम आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैज अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम in the way it meets the needs of internal users as compared to external users। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल यूजर्स। स्टिल इन वेल एक्सेप्टेड conventions and practices, internal reporting is governed primarily by what get the job done। System designers including accountants, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी के अंदर ये लोग सारे फॉल करते हैं। ये सारे एंड यूजर्स के अंदर जो इंटरनल है, और सिंपली इसको मैं कहूँगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं वो वर्कर है, वो मैनेजमेंट है, वो एग्जेक्टिव है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो आपके पास इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफी बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं कि डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। जब किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी चीज को हम प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद जो हमें चीज मिलती है वो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। तो डाटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर इनका इसका तकाबली ज़्यादा होता है। डाटे की बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। डाटा हमारे पास जब इंफॉर्मेशन बन जाती है, हम डाटे को डिस्कार्ड कर देते हैं। इंफॉर्मेशन को हम अपने पास मुस्तकिल रिट्रीव रखते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ए डाटा भी काम करती है। इंफॉर्मेशन को हम ग्राफिकल शेप्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
डाटा की बेस के ऊपर हम डिसीजंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डिसीजन नहीं कर सकते। डाटा जो है ये हमारे पास रॉ मटेरियल की शक्ल के अंदर होता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास फर्निश चीज होती है। इंफॉर्मेशन को हम ग्राफिकल चीजों की शक्ल के अंदर रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं और इसको हम न्यूमेरिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, और इस चीजों को हम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डिसीजंस ले सकते हैं। डाटा की बेस के ऊपर हम डिसीजंस नहीं ले सकते। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इंफॉर्मेशन को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, महफूज करते हैं, मुस्तकबिल में यूज करने के लिए। जबकि जो डाटा है हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एंड के ऊपर, हम उसकी समरी तैयार करते हैं ताकि डिसीजन मेकर्स जो हैं वो उसके ऊपर काम कर सकें। तो बेसिकली जो डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान में जो मेन डिफरेंस है कि डाटा हमारे पास प्राइमरी चीज है। जब डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर जो मेंशन्ड है, द इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन between the terms data and information. Data are facts which may or may not be processed, edited, summarized, or refined and have no direct effect on the user. इसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। By contrast, information causes the user to take an action. Information is often defined simply as processed data. जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही डिसीजंस ले सकते हैं, उसके ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी डाटे के ऊपर हम की बेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, ये इसकी एग्जांपल को आप स्टडी कर लीजिएगा। बाकी की स्लाइड्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे इसको।